हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। तो फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और इस पूरे चैप्टर को आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में जो हमारा लैक्टेशन और पार्चुरेशन वाला टॉपिक है वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायग्राम्स की मदद से कि प्रेगनेंसी क्या होती है, पार्चुरेशन क्या होता है। हमने अपने प्रीवियस सेशंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल, एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte, फिर पूरा का पूरा जो ये फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है सिनगैमी, ये सब कुछ हमने एकदम डिटेल में पढ़ा था, है ना। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। स्पर्म आपके ओवा में कैसे एंटर करता है, जोना पेलुसिडा की लेयर को ब्रेक करता है, फिर वाइटलिन मेम्ब्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करता है, और फिर फाइनली स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो अपने फीमेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। फीमेल के एग का वो सेकेंडरी मियोसिस कंप्लीट करता है और फाइनली हमको फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है। ये देखो यहाँ पे अपना फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे जाइगोट का क्लीवेज प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था कि क्लीवेज प्रोसेस कैसे होता है। एक सेल से दो सेल बनते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, सॉरी 4 से 8, 8 से 16 माइटोसिस होता है कि नहीं। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस में, यानी कि जो मैमल्स होते हैं, उनमें हमको होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपको एक ना एक नीट क्वेश्चन आ सकता है कि मैमल्स में कैसे टाइप का क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक यानी कि क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन ऑफ जाइगोट, कंप्लीट डिवीजन ऑफ जाइगोट या कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। मीरोब्लास्टिक में क्या होता है, पार्शियल क्लीवेज होता है, यानी कि पार्शियल डिवीजन होता है अपने सेल्स का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस सेशन में कवर की थी। और आज हम क्या देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी कैसे अटेन होती है। अपना जो जाइगोट है वो मैच्योर हो गया है, ठीक है। जाइगोट जो है ये धीरे धीरे करके डिवीजन करना स्टार्ट करता है। और जब ये 8 सेल का बन जाता है तो इसको हम मोर्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोर्यूला बोलते हैं। फिर ये 8 सेल का मोर्यूला 60 सेल का ब्लास्ट्यूला बन जाता है। और जब ये 16 सेल का ब्लास्ट्यूला बन जाता है, जब ये 16 सेल का ब्लास्ट्यूला बन जाता है तो धीरे धीरे करके इसके बाहर की जो जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन है ये डिटैच होना स्टार्ट हो जाती है। और आपका जो ब्लास्ट्यूला है, ये लेट ब्लास्ट्यूला जो है, ये ब्लास्ट्यूला कहाँ पर एंट्री लेना स्टार्ट करता है, एंडोमेट्रियम के अंदर। हमारा जो एम्ब्रियो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर ग्रो होने वाला है। कहाँ पर ग्रो होने वाला है, एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम के अंदर घुसने के लिए, एंडोमेट्रियम के अंदर घुसने से पहले हमारा जो ब्लास्ट्यूला है ये अपने सेल्स को, मतलब ये जो हमारे ब्लास्टोमियर्स हैं, ध्यान से देखो, ये जो हमारे ब्लास्टोमियर्स हैं, इनमें से कुछ ब्लास्टोमियर्स छोटे होते हैं, कुछ ब्लास्टोमियर्स बड़े होते हैं। जो बड़े वाले ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इनर सेल मास, और जो छोटे वाले ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो दो अलग अलग सेल लेयर बन जाती है। बाहर की जो लेयर है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की जो लेयर है इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। ये इनर सेल मास ही आगे जाके हमारा मेच्योर एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, ये मेच्योर एम्ब्रियो बनेगा। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये टेम्पररी होती है, ये हमारे जाइगोट को, यानी हमारा जो एम्ब्रियो है उसको यूटरस के अंदर घुसने में हेल्प करती है। यहाँ पे एक चीज जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी वो थी सेल्स ऑफ रॉबर। ये देखो, ये आपका इनर सेल मास है, यहाँ जो एम्ब्रियोनल नॉब लिखा गया है ये आपका इनर सेल मास है। इनर सेल मास जिस ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स के साथ चिपका हुआ है, ये देखो, ये जो सिलेक्टिव सेल्स हैं ट्रोफोब्लास्ट के, जिनके साथ अपना इनर सेल मास चिपका हुआ है, इन सेल्स को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इन सेल्स को हम सेल्स ऑफ रॉबर, ओके। और ये अपना इनर सेल मास है जो आगे जाके गैस्ट्रुलेशन करेगा और 3 जर्म लेयर्स बनाएगा, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, ये कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखाता है जिसके वजह से सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट जैसे स्ट्रक्चर बनता है जो हमारे एम्ब्रियो को एंडोमेट्रियम के अंदर घुसने में हेल्प करता है, ठीक है। देखो इधर देखो, कभी कभी क्या होता है, अपना जो एम्ब्रियो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही घुस जाता है। ये अपना फेलोपियन ट्यूब है। तो कभी कभी हमारा जो एम्ब्रियो है वो यहीं पर ब्लास्ट्यूला बन गया और यहीं पर उसकी जोना पेलुसिडा की लेयर निकल गई, तो वो यहीं पर अटैच हो गया, यानी कि वो फेलोपियन ट्यूब में ही अटैच हो गया है। लेकिन ऐसी टाइप की प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होती है। ऐसी टाइप की प्रेगनेंसी को हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब में जब हमारे एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही है तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, ऐसी प्रेगनेंसी को हम ट्यूबल प्रेगनेंसी। बट ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे अपना फीटस की साइज बढ़ेगी, फेलोपियन ट्यूब स्ट्रेच हो कि कितना स्ट्रेच होगा, फट थोड़ी ना जाएगा, बर्स्ट थोड़ी ना तो हो जाएगा, और फीटस की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी। फीटस की ग्रोथ क्या होगी, रिटार्डेड ही रह जाएगी, यानी कि अनडेवलप्ड फीटस रह जाएगा। और ऐसा अनडेवलप्ड फीटस
पैदा ना हो उससे अच्छा है कि मतलब वही अच्छा है कि ये पैदा ना हो, क्योंकि कोई डैमेज्ड फीटस अगर पैदा होगा तो वो बच्चा आगे जाके डेफिनेटली उसकी लाइफ डिफिकल्ट होने वाली है। तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि अगर आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रहा है, यानी कि अगर फेलोपियन ट्यूब में मतलब यूटरस को छोड़कर इस इलाके को छोड़कर अगर कहीं पर भी फीटस का इम्प्लांटेशन हुआ तो उसको अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसी बोली जाती है, और या उसको आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हो, जिसको डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि फीमेल को मिस कैरेज ये अबॉर्शन करवा लेना चाहिए, या जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली भी मिस कैरेज हो सकता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज नॉट हेल्दी, इट इज़ नॉट हेल्दी प्रेगनेंसी, और ऐसे केस में बच्चा या तो अबॉर्ट हो जाएगा या तो मिस कैरेज हो जाएगा, बट वो डेवलप नहीं होगा। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी यूटरस के अंदर ही होता है। अब ये जो अपना एम्ब्रियो है, देखो इतना प्यारा सा अपना फीटस यहाँ पर सो रहा है, तो ये जो अपना एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के अंदर घुसा कैसे? तो उसके लिए हम आते हैं वापस, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, हम अपने पिक्चर में थोड़ा पीछे आते हैं। ठीक है, चलो आगे पीछे आ गए हम। तो ये था हमारा इनर सेल मास जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं, और ये है हमारे ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स। क्या है ये? हमारे ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स। और ये अपना ब्लास्टोसील, यानी कि ये जो कैविटी है ये अपनी ब्लास्टोसील की कैविटी, और ये अपना एंडोमेट्रियम का लेयर है। ठीक है, इमेजिन करो ऐसा अपना एंडोमेट्रियम है, ये अपना बाहर का जो लेयर है इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ये जो बाहर की लेयर है इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। फिर इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं उसको? मायोमेट्रियम, जो डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। और अंदर ये जो ब्लड वेसल से भरे हुए मसल्स हैं इनको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये जो ब्लैक कलर का लेयर मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसी एंडोमेट्रियम के अंदर अपना ये जो एम्ब्रियो है इसको अंदर आना है, एंडोमेट्रियम के अंदर आना है। तो एंडोमेट्रियम के अंदर आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट का सेल है, ये देखो, ये जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट का सेल था, ये ट्रोफोब्लास्ट का जो लेयर है ये दो टाइप के सेल्स बनाता है। एक होते हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, एक होते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? सिंसिशियम यानी कि अटैचमेंट, यानी कि ये स्पाइक्ड सेल होते हैं। मतलब ये देखो, आपको यहाँ पर ऐसे स्पाइक प्रोटीन्स देखने को मिल रही हैं, यानी कि थॉर्न यानी कांटे जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। और ये स्पाइक प्रोटीन क्या करेगी? ये देखो, ये अपनी एंडोमेट्रियम की लेयर है। कौन सी लेयर है? ये एंडोमेट्रियम की लेयर है। तो ये स्पाइक प्रोटीन क्या करती है? ये समझो, ये अपना एंडोमेट्रियम है, ये पेरीमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम, ओके, ये पेरीमेट्रियम, और ये यहाँ पर एंडोमेट्रियम है, ये अपना क्या है? एंडोमेट्रियम है। तो यहाँ पे जो अपना एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो के ऊपर ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स बन रहे हैं, ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स बन रहे हैं, ये अपनी पकड़ जमा लेते हैं, यानी ये हुक के जैसे एंडोमेट्रियम के साथ अटक जाते हैं, और एंडोमेट्रियम के सेल को साइड करके ये खुद अंदर घुसने लग जाते हैं। तो ये देखो, ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या करता है? ये हमारे एंडोमेट्रियम के सेल्स को देखो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है? ये एंडोमेट्रियम के ये एंडोमेट्रियम के सेल्स को डिग्रेड करके एम्ब्रियो को अंदर की तरफ घुसा रहा है। कहाँ घुसा रहा है ये एम्ब्रियो को? एंडोमेट्रियम के अंदर। ये एंडोमेट्रियम का लेयर है, ये जो लेयर है, ये यूटरस कैसा बनाया गया है पता है बच्चों? ये ऐसा कुछ यूटरस आपको बताया गया है। ये अपना पेरीमेट्रियम का लेयर है, यहाँ पे अपना मायोमेट्रियम का लेयर प्रेजेंट है, और ये बाकी का बचा हुआ पूरा एंडोमेट्रियम का लेयर है। तो आपका ये जो एम्ब्रियो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर घुसना चाहता है। कहाँ पर घुसना चाहता है? यहाँ एंडोमेट्रियम के पास आना चाहता है। तो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट क्या करते हैं? ये एंडोमेट्रियम के सेल्स को पकड़ना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? ये एंडोमेट्रियम के सेल्स को पकड़ना स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे करके अंदर अपनी पकड़ मजबूत बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो इधर पे हमको क्या देखने को मिलता है? ये हमारे जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है ये अंदर घुस रहे हैं, और फाइनली अपना पूरा का पूरा एम्ब्रियो अंदर आ चुका है। फाइनली अपना पूरा का पूरा एम्ब्रियो क्या है? ये देखो, ये एंडोमेट्रियम की लेयर थी और ये बाहर की लेयर है, तो एंडोमेट्रियम के अंदर पूरा एम्ब्रियो घुस गया। तो ये है अपना पूरा का पूरा एम्ब्रियो जो एंडोमेट्रियम के अंदर घुस चुका है, मतलब अपना मिशन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट समरी देखते हैं। अपना फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर क्लीवेज हुआ, फिर सेल्स का और क्लीवेज हुआ, फिर डिफरेंशिएशन हुआ, यानी कि इनर सेल मास बना और ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बनी। ये जो बाहर के सेल्स हैं ये अपनी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है। फिर ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बनने के बाद क्या हुआ मैम? ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बनने के बाद यहाँ पर ब्लास्टोसील की कैविटी बनी। क्या बनी? यहाँ पर ब्लास्टोसील की कैविटी बनी, और फिर इसके बाद आपका जोना पेलुसिडा का लेयर गायब हुआ। जोना पेलुसिडा का लेयर गायब होगा तभी आपके सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बनेंगे, और ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम के अंदर घुसने में हेल्प करते हैं। अब ये आपका एंडोमेट्रियम है और ये आपका एम्ब्रियो है, अंदर आ चुका है। अपना जो एम्ब्रियो है वो अंदर आ चुका है, एंडोमेट्रियम के अंदर आ गया है। ठीक है, चलो मिशन सक्सेसफुल। अब आपको यहाँ पर एक क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? ये जो अपने इनर सेल मास के सेल्स थे, सब लोग अच्छे से ध्यान से देखो यहाँ पर,
ये जो अपने इनर सेल मास के सेल्स थे, ये इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो गया, आपको 2 सेल लेयर देखने को मिल रही है। इस इनर सेल मास में आपको 2 सेल लेयर देखने को मिल रही है। कौन सी सेल लेयर बनी है मैम यहाँ पर? चलो देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है। देखो थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ, इसको अच्छे से देखना। यस, ये देखो, ये जो अपना इनर सेल मास था, दूसरा कलर लेती हूँ मैं, लाइट ग्रीन कलर ही लेती हूँ। हाँ, ये देखो, ये जो अपना इनर सेल मास था, ये इनर सेल मास 2 लेयर में डिवाइड हो गया। बाहर की लेयर तो वैसी है, ट्रोफोब्लास्ट है। जो अंदर के सेल्स थे, ये 2 लेयर में डिवाइड हो गए। एक लेयर बन गया एपीब्लास्ट, यानी जो ऊपर की तरफ है, ये वाली जो लेयर है ये बन जाती है एपीब्लास्ट, और ये वाली जो लेयर है ये बन जाती है हाइपोब्लास्ट। कौन सी लेयर बन जाती है? हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। देखो ये अपनी एपीब्लास्ट वाली लेयर और ये अपनी हाइपोब्लास्ट वाली लेयर। अब क्या होगा मैम, अब ये जो एपीब्लास्ट की लेयर बनी है, इसी एपीब्लास्ट से आपके एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनेंगे। क्या बनेंगे? इसी एपीब्लास्ट की लेयर से हमारा एक्टोडर्म और एंडोडर्म का लेयर बनेगा, और इसको हम बोलते हैं बायलैमिनार डिस्क। इसको हम क्या बोलते हैं? बायलैमिनार डिस्क। और यहाँ पर साइड साइड में आपके छोटे छोटे एमनियोटिक सेल्स होंगे, जो क्या बनाएंगे? आपका मीसोडर्म का लेयर बनाएंगे। इन दोनों के बीच में आपको मीसोडर्म की लेयर यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखो, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगी? दोनों एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में हमको मीसोडर्म की लेयर देखने को मिलेगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात सबको? यस एवरीबॉडी। और फिर इसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद क्या होगा मैम? ये देखो कैसे अपना मीसोडर्म का लेयर बन रहा है। ये देखो, यहाँ पे अपना ये मीसोडर्म का लेयर तैयार हो गया। तो 3 जर्म लेयर्स बन जाएंगी। जो एपीब्लास्ट वाली लेयर थी, उससे बनता है एक्टोडर्म। जो हाइपोब्लास्ट वाली लेयर थी, ये अपनी हाइपोब्लास्ट वाली लेयर है, इससे बनता है एंडोडर्म। और बीच में, दोनों के बीच में आपका बनता है मीसोडर्म। ये दोनों के बीच में क्या बन जाता है? मीसोडर्म। और फाइनली इस स्टेज को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? गैस्ट्रुलेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। और फाइनली फिर हमारा जो जाइगोट है वो डेवलप होना स्टार्ट करेगा, उसमें कोरियन बनेगा। यहाँ पे आपको ऐसे एमनियोटिक कैविटी देखने को मिलेगी, एमनियोटिक सैक, योक सैक। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे टॉपिक कवर करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत प्रिटी डायग्राम है, बहुत ही सुंदर सा डायग्राम है। सुंदर मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस डायग्राम में। तो आई होप आपको बेसिक ओवरऑल पिक्चर समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो ये अपना एपीब्लास्ट है जो आगे जाके एक्टोडर्म बनाने वाला है, ये अपना हाइपोब्लास्ट है जो आगे जाके एंडोडर्म बनाने वाला है, ठीक है। ये देखो, ये हाइपोब्लास्ट की लेयर है, और जो नीचे की तरफ होती है ये एपीब्लास्ट की लेयर है, ये अपना एंडोडर्म है। और ये अपना सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, जो मैं आपको बता रही थी कि अपना जाइगोट अंदर कैसे घुसता है, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम है। तो ये देखो, एम्ब्रियो अंदर कैसे घुस रहा है, एम्ब्रियो अंदर कैसे घुस रहा है? सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट की मदद से। और बाहर के जो बचे हुए सेल्स हैं उनको हम साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। फाइनली अपना एम्ब्रियो अब एंडोमेट्रियम के अंदर आ गया है। जब हमारा एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के अंदर आ जाता है तो वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब अपना ये फीटस बनता है बच्चों, जब अपना ये फीटस बनता है ना, तो ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये देखो, ये वाला, ये डायग्राम देखो। अपना जब फीटस बन जाता है तो फीटस के ऊपर, मतलब यहाँ पे आपको ना ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं यहाँ पर? ऐसे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनने लग जाते हैं, इनको हम बोलते हैं विलाय। ये क्या है अपना? ये अपना विलाय लाइक स्ट्रक्चर है। तो फीटस के बाहर का जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये विलाय के पास वाला जो स्ट्रक्चर है, ये देखो जहां मैं ग्रीन कलर का डॉट बना रही हूँ, थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ। ये देखो, ये जो डॉट वाला स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे? रुक जाओ, वीडियो रुक गया है। यस एवरीबॉडी, वीडियो, हाँ। ये देखो, ये जो अपना डॉट वाला स्ट्रक्चर है, अरे क्या हो गया इसको, हाँ। तो ये जो अपना डॉट वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डेसिडुअल। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को हम? डेसिडुअल। अरे मस्ती कर रहा है अभी ये पीडीएफ, अपने साथ मस्ती कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डेसिडुअल बेसालिस। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को हम? डेसिडुअल बेसालिस। ये देखो, अपने कोरियोनिक विलाय के पास का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ का ये जो डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर है, जो एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे आपके विलाय होते हैं, इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसालिस। देखो, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेबलिंग्स इंपॉर्टेंट है, ओके। ये लेबलिंग्स आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको एम्प्टी स्पेस जैसा इधर पे रीजन दिखाई दे रहा है, जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसालिस। और इसके अपोजिट वाला जो रीजन रहेगा, डेसिडुआ बेसालिस के जस्ट अपोजिट में जो रीजन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। यहाँ पे ये जो रीजन प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ
कैप्सुलैरिस, क्या बोलते हैं इसको हम, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। और ये साइड साइड का जो रीजन बच जाता है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है इसको डेसिडुआ कैप्सुलैरिस बोलते हैं। यस एवरीबडी। और ये जो साइड साइड का रीजन बच जाता है, तो इस साइड साइड वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ, डेसिडुआ, एक मिनट थम जाओ, डेसिडुआ पराइटैलिस। पराइटल मतलब क्या होता है, साइड साइड का, डेसिडुआ पराइटैलिस, पराइटल मतलब क्या होता है, साइड साइड का लेयर, ठीक है। तो अब ये डेसिडुआ क्यों वर्ड यूज किया है, डेसिडुआ मतलब क्या होता है बेटा, एक फॉरेस्ट जैसा रीजन जहाँ पे अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग ट्रीज ग्रो होते हैं। तो ये अपना जो फीटस है, ये जो अपना फीटस है, इसकी ग्रोथ के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए उसको डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, डेसिडुआ बेसालिस और डेसिडुआ पराइटैलिस सब जगह से न्यूट्रिशन मिलते रहता है, और इसीलिए इस रीजन को हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसालिस, कैप्सुलैरिस एंड पेराइटालिस, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, ये देखो ये अपना एकदम स्टार्टिंग वाला स्टेज है। हाँ, ये अपना स्टार्टिंग वाला स्टेज है, अपना जो जाइगोट था, जाइगोट के अंदर क्लीवेज हुआ और आपको ब्लास्टुला मिला, ब्लास्टुला डेवलप होके ब्लास्टोसील बनता है। ब्लास्टोसील जो है, ये ब्लास्टोसील कैविटी के बाद आपको गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस दिखाई देता है, जो हमने यहाँ पे देखा था इस फोटो में। ये देखो ये गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जर्म लेयर्स, ये वाला जो लेयर है यहाँ पे जर्म लेयर्स बनना स्टार्ट हो रही है, ये देखो। तो यहाँ पे आपका गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। गैस्ट्रुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन में बेटा 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। और ये जर्मिनल लेयर्स, ये जो 3 जर्मिनल लेयर्स बनी है, इधर देखो, सबसे पहले आपकी बाहर की लेयर बनती है, दैट इज सबसे पहले एंडोडर्म बनती है, सबसे पहली लेयर होती है एंडोडर्म। फिर दूसरी, ये सबसे पहली लेयर है, ये देखो ये सबसे पहली लेयर बनी है एंडोडर्म। फिर बनती है आपकी सेकंड लेयर एक्टोडर्म, और फिर उसके बाद थर्ड लेयर बनती है अंदर की तरफ, दैट इज मीसोडर्म, ठीक है। और बीच में जो फ्लूइड रह जाता है, बीच में जो कैविटी जनरेट होती है गैस्ट्रुला फॉर्मेशन के टाइम पे, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, आर्केंटेरॉन। उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, आर्केंटेरॉन। ये हमारे डर्म लेयर्स को, यानी कि जो हमारी जर्मिनल लेयर्स हैं, उनको नरिशमेंट देने में हेल्प करती हैं। अब देखो ये जो अपना मीसोडर्म है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, इससे आगे जाके क्या बनेगा मैम, ये देखो ये आपका मीसोडर्म कैसे बना है, प्रिमिटिव स्ट्रीक वगैरह से आपका ये मीसोडर्म का लेयर बना है, ये सबसे लास्ट में बनता है, ठीक है। ओके, तो ये जो अपना 3 जर्म लेयर्स बना है, इसका क्या फायदा है, ये देखो आपका जो एक्टोडर्म है, उससे आगे जाके आपके स्किन के सेल्स बनेंगे, आपका नर्वस सिस्टम बनेगा, आपके स्किन के पिगमेंटेड सेल्स बनेंगे। आपका जो मीसोडर्म का लेयर है, इससे हमारी बॉडी के कनेक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, यानी कि हमारा बोन, हमारा मसल, हमारे रेड ब्लड सेल, हमारी किडनी, हमारा हार्ट मसल, सब कुछ अपने मीसोडर्म से बनता है। और एंडोडर्म के लेयर से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, थायराइड ग्लैंड, लंग सेल्स। तो ये डर्म लेयर आगे जाके, ये जो टर्मिनल लेयर्स या जिनको हम जर्म लेयर्स बोलते हैं, ये जर्म लेयर्स आगे जाके हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। मतलब आपने 3 अलग टाइप के सेल्स बना लिए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म। अब ये 3 लेयर्स मिलके आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स बनाएंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। सबको ये बात आई समझ में? यस एवरीबडी, सबको ये बात समझ में आ गई? चलो अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है मैम, अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके चलो आ जाओ, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाले पार्ट में आ जाओ, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ की थ्योरी में देखो हमको क्या बताया गया है, लेट्स स्टार्ट। After implantation, finger-like projections appear on the trophoblast called chorionic villi। देखो आपका जो जाइगोट था वो इम्प्लांट हो गया है, अपना जो जाइगोट है वो एंडोमेट्रियम के अंदर अपना घर बसा चुका है, ठीक है। ये अपना यूटरस है, यूटरस के अंदर ये एंडोमेट्रियम वाला लेयर है, और इस एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर अपना फीटस, ये अपना फीटस जो है ये आ चुका है। अब ये फीटस क्या बनाता है, ये फीटस ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक मतलब क्या होता है, फिंगर के जैसा, ठीक है। और विलाई मतलब क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये देखो यहाँ पे हमको ऐसे कोरियोनिक विलाई यानी कि ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी आपको मैं डायग्राम में बता देती हूँ। यस एवरीबडी, ये देखो ये आपका कोरियोनिक विलाई है, ये जो आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। यस एवरीबडी, ओके। एंड दीज विलाई आर सराउंडेड बाय यूटेरिन टिश्यू। ये विलाई किससे सराउंडेड है, ये देखो आजू बाजू में, अगल बगल में, ये अपना कोरियोनिक विलाई है, और इस कोरियोनिक विलाई के अगल बगल में पूरा अपना एंडोमेट्रियम का यूटेरिन टिश्यू प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, यूटेरिन टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखो ये वाला जो रीजन है, ये ऊपर वाला फीटस के ऊपर वाला जो रीजन है, इसको हम बोलेंगे डेसिडुआ बेसालिस। क्या बोलेंगे, ये जो मैंने यहाँ लिखा है डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मैं ऐसे पूरी टर्न हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है। और फिर उसके बाद
आपका यहाँ पे ये जो एंडोमेट्रियम के नीचे की तरफ रीजन होता है इसको बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलारिस, और ये साइड साइड का जो रीजन रहेगा इसको हम बोलेंगे डेसिडुआ पैराइटालिस, ठीक है, ओके। The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other। अब क्या होगा, ये जो अपना कोरियोनिक विलाय है, ये देखो, ये जो अपना कोरियोनिक विलाय है और हमारी मदर का जो यूटरस का टिश्यू है, ये अपनी मदर का जो यूटरस का टिश्यू है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एकदम ऐसे इंटरडिजिटेटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इंटरडिजिटेटेड मतलब क्या हो जाता है, आपस में ऐसे बॉन्ड हो जाना, यानी ऐसे टाइटली फिक्स्ड हो जाना, यानी कि अपना जो एम्ब्रियो है, ये देखो अपना जो एम्ब्रियो है वो एकदम अच्छे से यूटरस के अंदर फिट हो गया है, फिक्स हो गया है, ओके। ऑल राइट, सो दे गेट इंटरडिजिटेटेड, यानी कि अपना एम्ब्रियो अच्छे से यूटरस के अंदर फिट हो जाता है, एंड जॉइंटली दे फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन अ डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मेटर्नल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। हमको यहाँ पे प्लेसेंटा के बारे में बताया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको मैं प्लेसेंटा के बारे में बताती हूँ। ये अपना फीटस है और ये अपने मदर का यूटरीन वॉल है। तो फीटस और यूटरीन वॉल के बीच में ये जो टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है, लेट मी चेंज द कलर, फीटस और यूटरीन वॉल के बीच में आपको ये जो टिश्यू दिखाई दे रहा है, इस टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको हम? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। प्लेसेंटा एक डुअल टिश्यू से बना हुआ ऑर्गन है। प्लेसेंटा डुअल टिश्यू से बना है। कौन से दो टिश्यू से बना है? इसमें के कुछ टिश्यूज फीटस के हैं और कुछ टिश्यूज मदर के हैं। कुछ टिश्यूज फीटस के हैं और कुछ टिश्यूज मदर के हैं। इसीलिए प्लेसेंटा को हम बोलते हैं हीमोकोरियल ऑर्गन। इसीलिए प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं? हीमोकोरियल ऑर्गन। यानी कि इसमें से जो हीमो वाला पार्ट है, ये जो ब्लड वाला पार्ट है वो मदर से आता है। जो ब्लड वाला पार्ट है वो मदर से आ रहा है। और ये जो कोरियोनिक विलाय है, ये देखो, ये जो कोरियोनिक विलाय है, ये कोरियोनिक विलाय या कोरियोन जैसा जो ये स्ट्रक्चर है, ये कोरियोनिक विलाय का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये किधर से आ रहा है? ये फीटस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ये फीटस से आ रहा है। तो हमारा जो प्लेसेंटा होता है ये दो टिश्यू से बनता है। दिस इज अ नीट क्वेश्चन, सो प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट, ओके। ऑल राइट, सो प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है। ये मदर के ब्लड से क्या करेगा? प्लेसेंटा मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लेकर फीटस को देगा। मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करेगा और फीटस को देगा, ठीक है। मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लेकर ये फीटस को देगा और बदले में फीटस का जो वेस्ट है, फीटस का जो वेस्ट है वो मदर के ब्लड में मिक्स करेगा। मतलब फीटस को अच्छी अच्छी चीजें देगा और फीटस का जो कचरा है वो उससे ले लेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज क्या याद रखनी है कि मदर का ब्लड नहीं आता है फीटस के अंदर। मदर के ब्लड से सिर्फ जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फीटस तक पहुंचते हैं। और कभी कभी इसी चक्कर में वायरसेस बहुत छोटे होते हैं। वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? वायरसेस बहुत छोटा एंटिटी है। तो कभी कभी प्लेसेंटा की मदद से, मदर के ब्लड में जो वायरस है, प्लेसेंटा की मदद से ये वायरस भी फीटस के अंदर आ जाता है। इसीलिए अगर मदर बीमार होती है तो बच्चा भी बीमार हो जाता है और इसी तरीके से वायरस इन्फेक्शन प्लेसेंटा तक पहुंच सकता है। यस एवरीबॉडी। तो मदर के ब्लड से फीटस तक सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और जो सेल पार्टिकल्स होते हैं वो जाते हैं। इसीलिए मदर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है जब वो प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि मदर जो कुछ खाएगी वही न्यूट्रिएंट्स फीटस को मिलेंगे। अगर मदर कुछ खराब चीज खा रही है तो फीटस को खराब न्यूट्रिएंट मिलेंगे, अगर मदर कुछ अच्छी चीज खा रही है तो फीटस को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फीटस को सिर्फ और सिर्फ अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है। तो देखो इधर पे हमारा जो प्लेसेंटा बना है, ये प्लेसेंटा क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, ओके। अब आगे देखो क्या बताया गया है, फिगर 3.12। यस, इधर पे देखो ये अपना प्लेसेंटा वाला विलाय है, ठीक है। ये प्लेसेंटा विलाय, ये प्लेसेंटा का टिश्यू है और ये अपना कोरियोनिक विलाय है। जो, रुको कलर बदलती हूँ मैं तो दिखाई देगा आपको। हाँ, ये अपना प्लेसेंटा का विलाय है और ये अपना फीटस का विलाय है। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो प्लेसेंटा से क्या क्या आता है अपने फीटस के पास? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। यस, so the placenta supplies oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by the embryo। जो चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई, मदर क्या करेगी? अपने फीटस को ऑक्सीजन देगी और न्यूट्रिएंट देगी और बदले में फीटस का जो वेस्ट है वो वापिस से प्लेसेंटा में आ जाएगा, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है, ओके। The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substances।
टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ये देखो, ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड बना है, कैन यू सी दिस अम्बिलिकल कॉर्ड? ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है? ये बीच में ट्रांसपोर्टर का काम करता है, यानी कि ये प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स अंदर लाता है और फीटस का वेस्ट बाहर लेके जाता है। ये देखो, यहाँ पर आपको और बेटर डायग्राम दिखाई देगा, ये अपना अम्बिलिकल कॉर्ड है। इस डायग्राम में भी आपको बहुत सुंदर सा अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो प्लेसेंटा से जो भी चीज अंदर आने वाली है, प्लेसेंटा से जो भी चीज, सॉरी, प्लेसेंटा से जो चीज अंदर आने वाली है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अंदर आती है, और फीटस का जो चीज बाहर जाने वाला है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बाहर जाता है। ओके, ऑल राइट। देखो आगे क्या बताया गया है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हॉर्मोन्स। ओके, प्लेसेंटा जो है ये हमारा एंडोक्राइन टिश्यू के जैसा भी काम करता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज बताना चाहती हूँ। प्लेसेंटा बनता कब है? मदर की बॉडी में प्लेसेंटा कब बनता है? आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कब बनता है प्लेसेंटा? आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि जब प्रेगनेंसी को 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। जब प्रेगनेंसी को 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तब ये प्लेसेंटा बनता है। तो तब तक न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तब तक हमारे फीटस को न्यूट्रिशन कौन देता है? तो तब तक हमारे फीटस को नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? कॉर्पस ल्यूटियम और एंडोमेट्रियम से। तब तक अपने फीटस को नरिशमेंट किधर से मिल रहा था? कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम किधर प्रेजेंट था? ओवरी के अंदर। तो 3 महीने के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, फिर ओवरी का जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ओवरी का जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की जगह अब क्या बन जाता है? प्लेसेंटा बन जाता है। और अब प्लेसेंटा क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन करेगा और फीटस को न्यूट्रिएंट्स पास करने का काम करेगा। यस एवरीबॉडी। अब प्लेसेंटा अगर बना है तो प्लेसेंटा का काम सिर्फ न्यूट्रिएंट्स देना नहीं होता है। प्लेसेंटा का काम न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन के अलावा भी होता है। ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, लेकिन उसके अलावा ये एंडोक्राइन टिश्यू के जैसा भी एक्ट करता है। एंडोक्राइन टिश्यू के जैसा मतलब क्या मैम? मैं बताती हूँ। एंडोक्राइन टिश्यू के जैसा ये एक्ट कर रहा है, मतलब ये अलग अलग हॉर्मोन्स बनाता है, जैसे कि गोनाडोट्रोपिन हॉर्मोन्स, जैसे कि हमको क्या बताया? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, यानी कि HCG हार्मोन। कौन सा बनाता है हार्मोन? ये HCG। ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन ही हमारी फीमेल की प्रेगनेंसी को कंफर्म करती है। ये हार्मोन क्या करता है? हमारी फीमेल की प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। मतलब देखो, बेसिकली जब फीटस 7वें-8वें दिन में इम्प्लांट हुआ है, सब लोग ये डायग्राम देखो, इधर देखो, अपना जो एम्ब्रियो है इसका इम्प्लांटेशन कब होता है? 7वें-8वें दिन में। ये देखो, अपना फीटस बना, लेकिन 8वें दिन में ये एंडोमेट्रियम के अंदर घुसता है। 8वें-9वें दिन में, इधर देखो, ये 8वें या 9वें दिन में, यानी 8-10 दिन लगते हैं इसको यूटरस के अंदर आने के लिए। और जैसे ये यूटरस के अंदर आता है, यूटरस क्या करता है? यूटरस के अंदर जो अपना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से HCG हार्मोन बनता है, और ये HCG हार्मोन फिर अपने यूरिन में पाया जाता है। तो फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है, यानी जब उसने सेक्सुअल कॉपुलेशन किया है, समझो कि 1 तारीख को सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और 10 दिन के बाद प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हुआ। तो वो 10 दिन के बाद प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन कैसे होता है? क्योंकि अगर फीमेल की यूरिन में HCG हार्मोन पाया गया, देखो ऐसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, पता है आपको? बहुत सारी किट्स आती हैं जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे आपका यूरिन का सैंपल डाला जाता है, तो आपको यहाँ पर ऐसे स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं। इसको हम ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रेविडेक्स टेस्ट। इस टेस्ट में हमको क्या बताया जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो अगर फीमेल के यूरिन में HCG हार्मोन है, ऐसे बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, कभी कभी ये यूरिन सैंपल एरर भी दिखा देता है। तो ब्लड टेस्ट करने पे और यूरिन टेस्ट करने पे अगर आपको HCG हार्मोन की मात्रा ज्यादा दिखाई दी, ये सिर्फ प्रेगनेंसी में बनता है। तो अगर ये हार्मोन की मात्रा ज्यादा दिखाई दी मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है, अगर हार्मोन नहीं है मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये हार्मोन कहाँ से बन रहा है? आपके ये कहाँ से बन रहा है? ये आपके यहाँ से, कहाँ से? आपके प्लेसेंटा से बन रहा है। प्लेसेंटा से पहले ये हार्मोन कहाँ से बनता है? प्लेसेंटा से पहले ये हार्मोन बनता है अपने कॉर्पस ल्यूटियम से। कहाँ से बनता है ये हार्मोन? अपने कॉर्पस ल्यूटियम से। यस एवरीबॉडी। सो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का फंक्शन ये है मैम कि ये हमारे फीमेल में प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, लैक्टोजन का मतलब क्या है? ये मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा? मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा और मिल्क प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा। यस एवरीबॉडी। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। ईस्ट, और ये हार्मोन भी वैसे तो पूरी लाइफ टाइम इनहिबिटेड रहता है, लेकिन जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है सिर्फ तभी इसका पॉजिटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है,
ओके और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कर जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाना स्टार्ट करता है और ऑक्सीटोसिन की वजह से आपका मिल्क प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा और मिल्क इजेक्शन भी होगा आफ्टर द डिलीवरी। फिर नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन लेवल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन को तो हम प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टोजेंस, ठीक है, तो प्रोजेस्टोजेंस भी बोल सकते हो या प्रोजेस्टेरॉन भी बोल सकते हो, इसको तो बोलते ही हैं हम प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की लेयर को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम की लेयर को थिक करके रखता है, क्योंकि अपना पूरा का पूरा जो फीटस है ये एंडोमेट्रियम के अंदर सेटल हुआ है, तो एंडोमेट्रियम जब तक हेल्दी रहेगा तब तक फीटस हेल्दी रहेगा। और ईस्ट्रोजन क्या करेगा, साइड बाय साइड हार्मोन्स को फीडबैक मैकेनिज्म देने में हेल्प करते रहता है। ठीक है, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, चलो प्रेगनेंसी हो रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो अब फीमेल के ओवरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज रिलैक्सिन हार्मोन। देखो अब तक हमने जो भी हार्मोन देखा, HCG हार्मोन, HPL हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन्स प्लेसेंटा से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, देखो HCG हार्मोन, HPL हार्मोन यानी ह्यूमन क्या है ये, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट हार्मोन आता है ईस्ट्रोजन, फिर नेक्स्ट हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरॉन। ये सारे के सारे कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लेसेंटा से। इसके अलावा ओवरी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, हमारी ओवरी जो है ये भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। देखो प्रेगनेंसी तो कंफर्म हो गई है, फीटस का डेवलपमेंट तो चालू ही है, तो हमारी ओवरी भी एक हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है हमारी ओवरी, रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारी फीमेल का जो पेल्विक गर्डल है, हमारी फीमेल का जो पेल्विक गर्डल है, यहाँ पे एक जॉइनिंग पॉइंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। जो कमर वाला रीजन है, ये अपने बम के बोन्स हैं, इलियम इस्टियम प्यूबिस जिसको हम बोलते हैं, कमर वाला अपना बम वाला हड्डी जो है, उनके बीच में यहाँ पर ऐसे एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फिसिस। चाइल्ड का जब पार्चुरेशन होता है, यानी कि जब बच्चा बाहर आने वाला है, अपना फीटस यहाँ से, ये अपना फीटस है, ये अपना फीटस जब बाहर आने वाला है, तो ये प्यूबिक सिम्फिसिस का बोन रिलैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, ये प्यूबिक सिम्फिसिस का बोन रिलैक्स हो जाता है, जिसके वजह से फीटस आसानी से बाहर आ पाता है। तो ये किसके वजह से होता है, रिलैक्सिन हार्मोन के वजह से होता है। किसके वजह से, रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। So let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during the pregnancy. देखो HCG हार्मोन फीमेल का प्रेगनेंसी कंफर्म करेगी और तभी आपके मैमरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे और तभी आपका प्यूबिक सिम्फिसिस क्या होगा, रिलैक्स किया जाएगा। तो ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बनती है। In addition, during pregnancy, the level of other hormones like progestagens, estrogens, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सारे के सारे हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ईस्ट्रोजन फीटस का डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम लेयर की हेल्प थिकनेस मेंटेन करके रखेगा। कॉर्टिसोल ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड से इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह सेक्रेट करना स्टार्ट रखते हैं। प्रोलैक्टिन मिल्क सेक्रीशन स्टार्ट रखता है। और थायरोक्सिन हार्मोन कब बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है थायराइड ग्लैंड से, फीमेल की थायराइड ग्लैंड से। समझो अगर किसी फीमेल को हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, समझो यहाँ पर लिखती हूँ मैं, समझो कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, ये हाइपोथायराइडिज्म से सफर कर रही है। किससे सफर कर रही है, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है मैम, हाइपो मीन्स लो और थायराइडिज्म मतलब क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से बनता है। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड नियर अवर लैरिंग्स। ओके, तो अगर ये लो थायराइड हार्मोन बना तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो फीटस है, चाइल्ड में अगर थायराइड हार्मोन्स कम बना तो उसको उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रेटेनिज्म। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रेटेनिज्म। यानी मदर के अंदर जो छोटा बच्चा है, जो फीटस पल रहा है, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर क्रेटेनिज्म, ये चाइल्ड का डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाएगा। तो क्रेटेनिज्म के वजह से क्या क्या देखने को मिलता है हमको, मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि बच्चे का ग्रोथ प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। ठीक है, और फिजिकल रिटार्डेशन यानी कि उसकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी। ओके, उसके ऑर्गन्स का रिटार्डेशन हो सकता है, यानी कि ऑर्गन्स इनकम्प्लीट रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो मदर का थायराइड हार्मोन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उसका थायराइड हार्मोन का लेवल नीचे नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस्ड होना चाहिए। और थायरोक्सिन हार्मोन को प्रॉपर ट्रिगर करने के लिए हम बाहर से टेबल सॉल्ट में आयोडाइज्ड नमक खाते हैं, पता है ना, नमक में आयोडीन है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे थायराइड हार्मोन बनता है। यस एवरीबॉडी, जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में दिया है क्लास 11th में, ठीक है। तो आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन एंड थायरोक्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट। यस एवरीबॉडी, ओके। तो दीज आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन मेटर्नल ब्लड। तो जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स का क्वांटिटी डबल ट्रिपल हो जाता है। सेवरल फोल्ड यानी कि इंक्रीज हो जाना, डबल ट्रिपल हो जाना।
Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. तो ये सारे के सारे हार्मोन्स इंक्रीज क्यों हो जाते हैं? ताकि वो फीटस की ग्रोथ को मेंटेन कर सके। ठीक है, आगे देखो क्या बताया गया है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट्स। तो अब गैस्ट्रुलेशन के बारे में बताया गया है। जैसे ही अपने यूटरस के अंदर, ये देखो ये अपना यूटरस का लेयर है, जैसे ही अपने यूटरस के अंदर अपना फीटस गया, ये अपना एम्ब्रियो गया, ये एम्ब्रियो क्या कर देता है? गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है? ये गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। फिर से इसी डायग्राम पे आ जाते हैं, ये देखो, सॉरी ऊपर जाते हैं। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये देखो जैसे ही आपको मैं थोड़ा सा ये जूम करके दिखाती हूँ। यस, ये देखो यहाँ पे जैसे ही हमारा फीटस या हमारा एम्ब्रियो बोल सकती हूँ मैं, जैसे ही हमारा एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के लेयर के अंदर आया, वैसे ही वो गैस्ट्रुलेशन करने लगता है। यानी कि जो इनर सेल मास है वो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये एपीब्लास्ट बनाता है एक्टोडर्म और हाइपोब्लास्ट बनाता है एंडोडर्म, और फिर उसके बाद बनता है मीसोडर्म। फिर उसके बाद क्या बनता है? मीसोडर्म। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। ये बन गया आपका मीसोडर्म। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स। तो एज सुन एज जैसे ही अपना एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के अंदर गया, वो क्या बनाना स्टार्ट कर देता है? गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है, यानी डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देता है। तो आउटर लेयर जो होती है उसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म, और जो अंदर की लेयर होगी उसको बोलेंगे एंडोडर्म। पहले आपका आउटर लेयर बनेगा, यानी कि ऐसे, सॉरी, पहले आपका एंडोडर्म बनता है। याद रखो, हाँ, ये नीट क्वेश्चन है। पहले कौन सी लेयर बनती है? एंडोडर्म। फिर कौन सी लेयर बनती है? एक्टोडर्म। और सबसे लास्ट में बनता है मीसोडर्म वाला लेयर। ये देखो, ये अपना एंडोडर्म है, ये अपना एक्टोडर्म है, और ये अपना मीसोडर्म है। ठीक है, ओके। These 3 layers give rise to all the tissues in adults। और आगे जाके इन्हीं 3 जर्म लेयर से क्या होने वाला है? इन्हीं 3 जर्म लेयर से हमारा जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन डेवलपमेंट होगा। ये देखो, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म से कौन से ऑर्गन्स बनते हैं। यस एवरीबडी, it needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs। देखो, आपने सुना होगा, स्टेम सेल बैंक के बारे में सुना होगा, या कॉर्ड बैंक के बारे में सुना होगा। ये क्या होते हैं? ये जो स्टेम सेल बैंक होते हैं, ये जो कॉर्ड बैंक होते हैं, यहाँ पे मतलब आपके जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं, जो सेल्स ये जर्म लेयर्स बनाते हैं, जो सेल्स गैस्ट्रुलेशन करते हैं, वो जो एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन होने से पहले, गैस्ट्रुलेशन होने से पहले, देखो ये डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, कहाँ गया, रुको, ऊपर है। गैस्ट्रुलेशन होने से पहले, यहाँ पे देखो, गैस्ट्रुलेशन होने से पहले अगर मैंने ये एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स, ये अपने स्टेम सेल्स है, गैस्ट्रुलेशन होने से पहले अगर मैंने इन सेल्स को निकाल लिया और इनको हमने बैंक में स्टोर कर दिया, यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन कर दिया। बैंक यानी अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, स्टेम सेल बैंक होता है जहां पे आपके स्टेम सेल्स को क्रायो प्रिजर्व किया जाता है, यानी -196 लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर किया जाता है। यस एवरीबडी, तो ये जो स्टेम सेल होते हैं इनको हम स्टोर करके रखते हैं, लेकिन इनकी एक लाइफ होती है, ये सिर्फ 18 से 20 साल तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। क्या फायदा है मैम स्टेम सेल का? समझो आपका बच्चा 12 साल का हुआ और फिर उसको बोन मैरो कैंसर हो गया, तो अगर उसका पूरा का पूरा पुराना बोन मैरो निकाल के नया बोन मैरो बनाना है, तो आप स्टेम सेल की मदद से न्यू बोन मैरो बना सकते हो, या स्टेम सेल की मदद से हम न्यू लिवर बना सकते हैं, मतलब कोई भी नया ऑर्गन बना सकते हैं, क्योंकि यही स्टेम सेल तो आगे जाके गैस्ट्रुलेशन कर रहा है, और गैस्ट्रुलेशन से 3 लेयर्स बन रही हैं, और ये 3 लेयर्स आगे जाके अलग अलग ऑर्गन्स बना रही हैं। तो ये सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी तरीके से कॉर्ड सेल्स, यानी जो हमारे फीटस का अम्बलिकल कॉर्ड होता है, ये जो अम्बलिकल कॉर्ड होता है, इस कॉर्ड में भी मल्टीपल पोटेंसी होती है। इसको बोलते हैं टोटी पोटेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम? टोटी पोटेंसी, यानी कि कैपेसिटी ऑफ अ सेल टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स। तो स्टेम सेल में भी टोटी पोटेंसी होती है और कॉर्ड सेल्स में भी टोटी पोटेंसी होती है। जो अम्बलिकल कॉर्ड के सेल्स होते हैं वो भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, बैंक्स में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो ये अपने बच्चों का करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनके पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निक थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, दिल्ली में, गुड़गांव में है स्टेम सेल और कॉर्ड बैंक है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेवलप्ड सिटीज में है। What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? अब अपने को अलग अलग मंथ में क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है? जैसे जैसे फीटस डेवलप हो रहा है वैसे वैसे उसका बॉडी डेवलप होगा, वैसे वैसे फीटस के बॉडी में ऑर्गन्स डेवलप होंगे। तो मेजर चेंजेस आपको क्या देखने को मिल रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान? ऑर्गन फॉर्मेशन। मेजर चेंजेस क्या होते हैं फीटस के अंदर? ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि ऑर्गन का फॉर्मेशन। मेजर चेंजेस क्या होते हैं? ऑर्गन का फॉर्मेशन।
द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स। यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, ह्यूमंस का प्रेगनेंसी कितने मंथ के लिए लास्ट करता है, 9 मंथ्स के लिए, यानी अप्रोक्सीमेटली 280 टू 296 डेज। हम अप्रोक्सीमेटली 280 डेज काउंट करते हैं, प्लस माइनस 10 डेज ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डेज इन डॉग्स, एलिफेंट्स एंड कैट्स। देखो एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जिसका सबसे लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी कि 22 मंथ्स का। अब आप मुझे बताओ कि डॉग्स में कितने मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है और कैट्स में कितने मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है, सबको पता होना चाहिए ये, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ डॉग का जेस्टेशन पीरियड क्या है और कैट का जेस्टेशन पीरियड क्या है, फाइंड दिस आउट। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, देखो ह्यूमन बींग्स का जो 9 मंथ का प्रेगनेंसी होता है, टोटल 9 मंथ्स का जो प्रेगनेंसी होता है, हर एक मंथ हमको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलती है। फर्स्ट मंथ में हमको क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट मंथ में हमको ये देखने को मिलता है कि हमारा जो फीटस है इन ह्यूमन बींग्स, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग इन 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। तो फर्स्ट मंथ में क्या हमको देखने को मिल रहा है कि हमारे एम्ब्रियो का हार्ट डेवलप हो चुका है। आपको लबडब साउंड सुनाई दे रहा है ना, डॉक्टर सोनोग्राफी के टाइम पे सुनते हैं, उनको हार्ट का साउंड सुनाई देता है। सो द फर्स्ट साइन इज of the growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope। तो ये डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप हो जाता है। फिर सेकेंड मंथ में हमको क्या देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में हमको क्या देखने को मिलता है, बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। फीटस का क्या क्या डेवलप हो जाता है, लिम्स एंड डिजिट्स। लिम्स मतलब क्या होते हैं, फिंगर, ये अपने ऑर्गन्स, हाथ और पैर। लिम्ब मतलब हाथ और पैर, और डिजिट मतलब क्या होते हैं, फिंगर्स। डिजिट मतलब क्या होते हैं, फिंगर्स। तो हाथ और पैर और फिंगर्स डेवलप हो जाते हैं सेकेंड मंथ के एंड तक। एंड बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, यानी कि थर्ड मंथ के एंड में, थर्ड मंथ का जो एंड है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 महीने जब हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी 12 हफ्ते बाद। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, आधे से ज्यादा मोस्ट ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो बन चुके हैं, ठीक है। अब इनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमको क्या देखने को मिलता है, जैसे कि लिम्स बन गए हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स बन गए हैं, ओके, आर वेल डेवलप्ड। एंड द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग 5th मंथ। तो 5th मंथ के एंड में हमको क्या देखने को मिलता है कि फीटस के सर पे बाल आ चुके हैं। कुछ बाल फीटस के सर पे होते हैं, कुछ पैदा होने तक डिसॉल्व हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ बचे रहते हैं। तो कुछ कुछ बच्चे बिना बाल के पैदा होते हैं, कुछ कुछ बच्चे बाल के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। तो 5th मंथ में हमको क्या दिखाई देता है कि फीटस के सर पे हेड ये बाल हैं, और क्या हो रहा है, फीटस की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। तो स्टमक के अंदर हमारा जो फीटस है वो फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देता है, यानी कि मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा लगता है कि फीटस किक कर रहा है, वो एक्चुअली अंदर अंदर रोलिंग कोस्टर बना लेता है, यानी रोल करना स्टार्ट कर देता है, ओके। ऑल राइट, सो आगे देखो क्या बताया गया है, बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी 6 मंथ्स के एंड में, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरा बड़ा महीना खत्म, यानी 6 महीने खत्म हो गए प्रेगनेंसी को, तो बॉडी कंप्लीटली बाल से कवर हो जाती है, यानी कि छोटे छोटे आईलिड्स, ये जो अपनी पलकें होती हैं, आई लैशेज होते हैं, अपने आईब्रोज होते हैं, ये छोटे छोटे हेयर पूरे बॉडी में कवर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे एकदम सॉफ्ट पैदा होते हैं, उनकी स्किन पे हेयर ही नहीं होते, और कुछ कुछ बच्चे एकदम बाल वाले पैदा होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उनके हेयर प्रेगनेंसी के दौरान ये डिग्रेड हो गए या नहीं डिग्रेड हुए। तो उनकी पूरी बॉडी जो है वो आईलिड्स और मतलब फाइन हेयर से कवर्ड हो जाती है बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। और जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो अब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई है, फीटस फुली डेवलप हो गया और अब उसको बाहर आना है, यानी कि अब चाइल्ड डिलीवरी होने वाली है। चाइल्ड डिलीवरी को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। जब बच्चा बाहर आता है तो उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। लेकिन पार्चुरेशन ऐसे ही नहीं होगा, हमारी बॉडी में बहुत सारे, यानी फीटस जो है, ये देखो, ये फर्स्ट वीक, ये सेकंड वीक, ये थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ये 9 वीक्स, यानी 2 महीना हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स वगैरह बन गए। तो अब जब पार्चुरेशन होता है तो उस टाइम पे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने आपको प्रेगनेंसी के हार्मोनल चेंजेस का चार्ट बताया है। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर HCG हार्मोन सबसे ज्यादा होता है, ईस्ट्रोजन फिर बढ़ता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ये देखो, ये आपका जेस्टेशन का वीक है, ये अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ये अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर है। यहाँ पे देखो 4 वीक हो गए, मतलब सॉरी 12 वीक्स हो गए, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, फिर और 12 वीक्स हो गए, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया, और ये हो गया सॉरी सेकेंड ट्राइमेस्टर हो गया, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, और ये थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया। तो थर्ड ट्राइमेस्टर तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आपका HCG हार्मोन रहता है, लेकिन फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद HCG हार्मोन बंद हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर तक ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। और फाइनली फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद हमको क्या देखने को मिलता है, हमारे फीटस का जेस्टेशन, यानी कि वो बाहर आना चाहता है, उसका पार्चुरेशन हो जाता है। जेस्टेशन खत्म हो गया, पार्चुरेशन स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये पार्चुरेशन हार्मोन
किधर से आते हैं? पार्चुरेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, यूटरस कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी बच्चा बाहर आएगा ना। आपके यूटरीन की वॉल ऐसे साइड साइड से कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी फीटस नीचे की तरफ पुश होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल्स कहाँ कहाँ से आते हैं? दो जगह से सिग्नल आते हैं, प्लीज इसको मार्क करो, अपने बुक में ये फ्लो चार्ट बनाओ। पहला सिग्नल आता है डेवलप्ड फीटस से और दूसरा सिग्नल आता है मदर के प्लेसेंटा से। ठीक है, मदर के प्लेसेंटा के पास ये सिग्नल कहाँ से आता है? मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, तो बेसिकली फीटस क्या करता है? फीटस प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। फीटस क्या करता है? देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हार्मोन का नाम, मैं हट जाती हूँ। ये देखो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई देगा, मैं थोड़ी और पीछे हो जाती हूँ, 1 सेकेंड। ये देखो मैं बाहर चली गई स्क्रीन के, ये देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है, इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन हार्मोन। इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन हार्मोन। ठीक है, तो डेवलप्ड फीटस से कौन सा हार्मोन आ रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन आ रहा है। यस एवरीबॉडी। और अपना जो प्लेसेंटा है, अपना जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा से आपका प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन स्टॉप हो गया क्योंकि अब एंडोमेट्रियम नहीं बनाना है, अब एंडोमेट्रियम को डेवलप नहीं करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्टॉप हो जाता है और ईस्ट्राडायोल बनना स्टार्ट हो जाता है। ये जो ईस्ट्राडायोल है ये आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन है। ईस्ट्रोजन हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीटोसिन बनेगा और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल दो जगह से आते हैं, प्लेसेंटा से आता है और फीटस से आता है। फीटस बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन और प्लेसेंटा बनाता है ऑक्सीटोसिन, और दोनों क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। फाइनली आपका यूटरस जब कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है, ये देखो ये आपका पार्चुरेशन का स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग फेज में ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा है और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन ज्यादा है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन। जब आपका बच्चा बाहर आ गया, फाइनली पार्चुरेशन हो गया, तो अब प्रोस्टाग्लैंडिन बनना बंद हो जाएगा, अब सिर्फ ऑक्सीटोसिन बचेगा। क्योंकि अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ये मैमरी ग्लैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। पहले अपने ऑक्सीटोसिन का काम होता है यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करना ताकि बच्चा बाहर आ जाए। एक बार बच्चा बाहर आ जाए तो मदर के ब्रेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ताकि ब्रेस्ट से मिल्क इजेक्ट हो जाए। तो ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये प्रेगनेंसी के पहले भी और प्रेगनेंसी के बाद भी दोनों टाइम पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेगनेंसी के पहले मतलब डिलीवरी के पहले, तो डिलीवरी के पहले ये पार्चुरेशन करने में हेल्प कर रहा है और डिलीवरी के बाद ये मैमरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने में हेल्प कर रहा है। क्लियर है सबको इधर तक? वेरी गुड, एक्सेलेंट, ओके, ऑल राइट। तो देखो यहाँ पे हमको क्या बताया गया है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months विच इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। विगरस कॉन्ट्रैक्शन, विगरस मतलब स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। अपना यूटरस, अपना जो यूटरस है यहाँ पे जो अपना फीटस पल रहा है, ये फीटस को इधर से और इधर से ऐसे प्रेशर आना स्टार्ट होता है जिसकी वजह से फीटस बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। द डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये पार्चुरेशन का मैसेज किधर से आता है? पार्चुरेशन का मैसेज आता है फीटस के ब्रेन से और मदर के प्लेसेंटा से। सो द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस 1 एंड प्लेसेंटा 2 विच इंड्यूस माइल्ड यूटरिन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं ताकि यूटरस से आपका फीटस बाहर आ सके। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मेटर्नल पिट्यूटरी। तो आपके मदर का जो प्लेसेंटा है, ये मदर के प्लेसेंटा से पिट्यूटरी हार्मोन एक्टिवेट हो रहा है और पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन बन रहा है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये यूटेरिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है जब तक ये बच्चा बाहर नहीं आ जाता। अब कभी कभी क्या होता है आपको मैं आगे बताती हूँ, which in turn stimulates further secretion of oxytocin। यानी कॉन्ट्रैक्शन होते ही जा रहा है जिसको लेबर पेन बोलते हैं। देखो जब ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ते जाता है, जब फीमेल की बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ते जाता है तो फीमेल को लेबर पेन होना स्टार्ट होता है, यानी कि अब उसका बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है। ठीक है, सो लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, the stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues resulting in stronger and stronger contraction। ऑक्सीटोसिन बनता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा, ऑक्सीटोसिन बनता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा और फाइनली इसके वजह से क्या होगा? दिस लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। और इसके वजह से क्या होता है? फाइनली बच्चा बाहर आ जाता है। इसके वजह से क्या होता है? फाइनली अपना बच्चा जो है वो यूटरस के बाहर आ जाता है थ्रू द बर्थ कैनाल, दैट इज पार्चुरेशन। ये देखो ये आपका फीटस है, या आपका फीटस सर्विक्स वाले रीजन से बाहर आना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका एमनियोटिक कैविटी है। ये एमनियोटिक कैविटी क्या करता है? अच्छा मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं ना, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये देखो ये जो आपका एमनियन है, ये एमनियन आपका प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। एमनियन के अंदर आपको एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? ये हमारे फीटस को नरिशमेंट देता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका मेन काम होता है फीटस को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करना। और इसके अलावा ये जो योक सैक है,
बेसिकली ये योक सैक काफी ज्यादा छोटा होता है ह्यूमंस में। इसका भी काम होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, लेकिन अपने फीटस को न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है ना प्लेसेंटा से, अपने न्यूट्रिएंट्स को अम्बिलिकल कॉर्ड से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो ये योक सैक का ज्यादा काम नहीं होता है, ठीक है। और ये विलाई क्या करते हैं, ये विलाई भी न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। और ये जो कोरियन है, ये कोरियन क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल बाहर लेके जाने में हेल्प करता है, ठीक है, ओके। सो अब इधर पे देखो, इधर पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है, यहाँ पे हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जब आपका फीटस कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर आएगा तो सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड फटेगी, और जैसे ही एमनियोटिक सैक फट जाता है तो इसको बोलते हैं वाटर ब्रेक हो जाना, यानी कि फीमेल के वजाइना से पानी गिर जाता है, यानी अब एमनियोटिक फ्लूइड फट चुका है, अब फीटस कभी भी बाहर आ सकता है, तो इसको बोलते हैं वाटर ब्रेक हो जाना, ठीक है। और अब आपका फीटस बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ये जो वजाइना है इसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल, क्या बोलते हैं इसको हम, बर्थ कैनाल, यानी कि सर्विक्स से होते हुए ये वजाइना तक आता है, और फिर वजाइना से ये बाहर आने की पूरी कोशिश करेगा। यस एवरीबडी। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जब आपका बच्चा पैदा हो जाता है, द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटरस। ये देखो जब फीटस बाहर आ गया, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फीटस बाहर आ गया है, देखो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फीटस बाहर आ गया। अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड बना है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड अंदर रह के क्या करेगा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन चालू ही रहता है। आपका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बना था ना बेटा, ये तुरंत खत्म नहीं होता है, थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन बचा ही है, तो ये कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन चालू ही है, जिसके वजह से आपका अम्बिलिकल कॉर्ड भी बाहर आ जाता है। पहले के लोग क्या करते थे, अम्बिलिकल कॉर्ड को फेंक देते थे, लेकिन अभी लोग अम्बिलिकल कॉर्ड को कॉर्ड बैंक में सेव करके रखते हैं, ताकि बाद में कभी अगर फीटस को कुछ सेल्स की जरूरत पड़ी तो अम्बिलिकल कॉर्ड से वो सेल्स को बना पाएंगे, ठीक है एवरीबडी। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड फीमेल के बॉडी में नहीं रहता है, ये भी बाहर आ जाता है कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन के वजह से, ओके। ऑल राइट, वॉट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ फीमेल्स जो वीक होती हैं, उनके बॉडी में नेचुरली ऑक्सीटोसिन नहीं बनता है, या उनके बॉडी में नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो ऐसे केस में उनको सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, उनको सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का नाम क्या है, पिटोसिन। और ये पिटोसिन क्या करेगा, फिर फीमेल्स के यूटरस में आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर बनाएगा, जिसके वजह से फीटस बाहर आए, और अगर तब भी फीटस अगर बाहर नहीं आया तो फिर सिजेरियन करके फीटस को ऑपरेट करके बाहर निकाला जाता है। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब उसका मेमरी ग्लैंड्स डेवलप होता है प्रोलैक्टोजेनिक हार्मोन की वजह से, प्लेसेंटल ह्यूमन लैक्टोजन हार्मोन के वजह से, ठीक है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना, ओके। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। तो बच्चा जब पैदा होता है ना बच्चों, तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स कंपलसरी उनको ब्रेस्ट फीडिंग ही करना पड़ता है, यानी मदर का मिल्क ही देना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 मंथ्स देखो, मदर का जो मिल्क होता है ना, मदर के मिल्क में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो फीटस को किसी भी बीमारी से प्रोटेक्ट करते हैं। जब फीटस का फर्स्ट मिल्क जब मदर का फर्स्ट मिल्क निकलता है मदर के ब्रेस्ट से, बच्चा पैदा हो गया, तो मदर के ब्रेस्ट में बहुत सारा मिल्क जमा हो गया था, वो मिल्क जो जमा हो गया है वो थोड़ा येलो कलर का हो जाता है, और उस येलो मिल्क को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। तो द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। ये जो जमा हुआ मिल्क है ये येलो कलर का दिखाई देता है, बहुत सारे रूरल एरियाज में इसको खराब मिल्क बोल के फेंक देते हैं, बट एक्चुअली ये मिल्क बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर मदर के एंटीबॉडीज होते हैं। कौन से एंटीबॉडीज मैम, IgA। कौन से एंटीबॉडीज होते हैं, IgA। देखो आपका जो प्लेसेंटा रहता है ना बच्चों, जो प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा से IgG एंटीबॉडी आता है। प्लेसेंटा से कौन सा एंटीबॉडी आता है फीटस के पास, IgG। याद रखो, प्लेसेंटा से कौन सा एंटीबॉडी मिलता है फीटस को, IgG। तो फीटस जब मदर के बॉडी में है तो IgG उसको प्रोटेक्ट करेगी। IgG यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन, यानी कि एंटीबॉडी जो एंटीजन से प्रोटेक्ट करती है हमको, ठीक है। और जब बच्चा पैदा हो गया तो अब IgG का कुछ काम नहीं है, अब बच्चा मिल्क पिएगा, तो मदर अपने मिल्क के थ्रू बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि मदर के मिल्क में IgA एंटीबॉडी है जो हमारे फीटस को बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज। देखो बच्चा जैसे ही एनवायरमेंट में आया है, जैसे ही पैदा हुआ है, आजू बाजू में इतने सारे अपने एयर में बैक्टीरिया, वायरसेस, एंटीजेंस, पता नहीं क्या क्या होता है कि फीटस तुरंत बीमार हो सकता है। तो फीटस को प्रोटेक्शन देने के लिए जब तक फीटस का खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता, तब तक स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तक उसको मदर से ही प्रोटेक्शन मिलती है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। तो जो बच्चे मम्मी का दूध पीते हैं जितना ज्यादा, कुछ औरतें 6 महीने तक पिलाती हैं, कुछ 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल, डिपेंड करता है कि कब तक उनकी बॉडी में
मिल्क प्रोडक्शन चालू है, जब तक मिल्क प्रोडक्शन चालू है तब तक वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं। सो इट इज़ वेरी हेल्दी कि बच्चा जितना ज़्यादा माँ का दूध पिएगा उतना ज़्यादा। स्टार्टिंग 6 मंथ्स तो कंपलसरी है, उसके बाद डिपेंड करता है, ऑप्शनल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फाइनली होता है चैप्टर खत्म। ओके, यस, ये देखो अपना फीटस बाहर आ गया है। तो काफ़ी लंबा चला है अपना ये चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी मैंने डिटेल में और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। सेशन अगर अच्छा लगे तो बच्चों लाइक कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये जो आने वाला सैटरडे या संडे है, दोनों में से एक दिन हम मेंटी क्विज लेंगे, और उसका जो भी टाइम और डेट है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बता देंगे कि कब इसका मेंटी क्विज होने वाला है। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब मेंटी क्विज होने वाला है, कब कौन से सेशंस होने वाले हैं, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब। डायरेक्ट प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है नीट 2022 की। प्लीज़ डोंट डिले योर प्रिपरेशन, कीप प्रिपेयरिंग एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। So stay tuned with our channel. Thank you for watching this video. See you soon. Bye bye. Thank you.